हेलो एवरीवन। मेरा नाम मनीष कुमार है और आज हम 12th के चैप्टर में जो इलेक्ट्रोस्टैट है उसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आता है। 12th का एक चैप्टर होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को कैरेक्टराइज किया गया है चार्ज के बिहेवियर के अनुसार। जैसे अगर हमारा चार्ज रेस्ट पे है तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं अगर चार्ज हमारा कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसे हम मैग्नेटोस्टेट में पढ़ते हैं। और अगर चार्ज हमारा विथ एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि लाइट में पढ़ते हैं। सो अभी हम चार्ज के देखें, अब हम चार्ज का बिहेवियर देखते हैं कि क्या होता है। जैसे अगर चार्ज रेस्ट में है, रेस्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब देखो, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक मतलब रुका हुआ। रुका हुआ चार्ज को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। और जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। और अगर हमारा चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है, तो उसे हम मैग्नेटोस्टेट में पढ़ते हैं। और अगर हमारा चार्ज पार्टिकल विथ एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि लाइट में पढ़ते हैं। सो इसको मैं एक टेबल बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। जैसे मैंने अभी तक जो बोला है वो देखो, ये चार्ज है, ये अगर रेस्ट पे है कांस्टेंट, और ये एक्सेलरेशन, मूवमेंट, सो अभी मैंने बताया कि अगर चार्ज हमारा रेस्ट पे है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जनरेट नहीं करेगा। लेकिन अगर चार्ज हमारा कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट नहीं करेगा। लेकिन अगर एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जनरेट करेगा। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, आगे हम फर्दर मैग्नेटोस्टेट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात करेंगे। तो अब बात होती है चार्ज। इसमें हम चार्ज के बारे में ही पढ़ते हैं कि चार्ज जो रेस्ट पर होता है, रेस्ट चार्ज के बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं, रेस्ट चार्ज। सो बचपन में या कभी हम क्या करते थे, कभी कॉम्ब या कंघी या बलून को रगड़ते थे या मार्कर को रगड़ते थे तो छोटे छोटे जो पार्टिकल होते थे, मतलब छोटे छोटे कट किए हुए कागज के टुकड़े, वो चिपक जाते थे। तो उसमें क्या होता था कि हमारे बाल से ये चार्ज, हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होता था। चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो इलेक्ट्रॉन मार्कर पे बाउंड्री पे आ जाते थे इलेक्ट्रॉन, और फिर क्या होता था, न्यूट्रल बॉडी को वो अट्रैक्ट कर लेते थे। तो यही चार्ज क्या होता है कि एक बॉडी से अनदर बॉडी में ट्रांसफर होता है, ऐसा होता है। और चार्ज का जो प्रॉपर्टीज होता है, अब हम चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं। चार्ज के प्रॉपर्टीज क्या है? चार्ज प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टीज है ये स्केलर होता है। चार्ज जो होता है वो स्केलर होता है। स्केलर का मतलब होता है कि आप नॉर्मल इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे अगर हम नॉर्मल ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 10 + 2 = 12 या 10 - 2 = 8। सिंपली इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज होता है इन आइसोलेटेड सिस्टम,
system charge will always conserved. इन आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज हमारा हमेशा कंजर्व होता है। इसी थ्योरम से आता है कि हम ना चार्ज को बना सकते हैं और ना मिटा सकते हैं। चार्ज विल नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। और तीसरा प्रॉपर्टीज होता है इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब होता है कि कोई बदलाव ना हो। इनवेरिएंट शब्द सही लग रहा है, मतलब अगर चार्ज आपका है, लेट सपोज 20 कूलम का चार्ज है, कोई एक चार्ज पार्टिकल है वो 20 कूलम का है, ठीक है, तो ये 20 कूलम का बिहेवियर कभी चेंज नहीं होगा। ये आप अपने घर पे रखो या पड़ोसी के घर पे रखो, इसमें कोई बदलाव नहीं। अगर इनफैक्ट आप कंट्री भी चेंज कर दो, लेट सपोज वहाँ का इन्वायरमेंट अलग है, वो सब अलग है, फिर भी चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जैसे हमारा वेट होता है, वेट हम एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में जाते हैं तो चेंज हो जाता है। जैसे हम अगर 60 केजी के हैं, फील हो रहा है यहाँ पे अर्थ पे, तो अर्थ के कंपेयर में जो वेट होता है मून का, अर्थ में मान लो वेट है आपका W, तो मून में आपका क्या हो जाएगा, मून में हो जाता है आपका W/6, यानी कि आप 60 केजी के हो तो 10 केजी के फील करोगे, वहां पे चेंज हो जाता है। लेकिन कहीं भी मास चेंज नहीं हो रहा है, वेट चेंज हो रहा है। लेकिन चार्ज के केस में ना वो भी नहीं होगा। आप मून पे रख लो, अदर प्लैनेट पे रख दो, चार्ज हमेशा सेम रहेगा। तो इनवेरिएंट का मतलब यही होता है। तो ये हमारा चार्ज का प्रॉपर्टीज हो गया। अब बात करते हैं कि चार्ज के मेथड क्या है, क्या क्या मेथड हो सकते हैं, चार्ज को कैसे बना सकते हैं। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ चार्ज के, जैसे चार्ज में होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसका यूनिट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन का होता है +E प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अच्छा हाँ, इसका एक और तरीका है, जैसे बहुत लोग ना ये भूल जाते हैं कि यहाँ पे 10⁻⁻ कितना है, 10⁻⁻19 है या 18 है, 17 है, कभी कभी कंफ्यूजन है। तो इसका एक ट्रिक है कि यहाँ पे जो 16 है ना, 6 को उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, 6 को उल्टा करोगे तो 9 जैसा दिखता है। तो और पहले 6 आता है फिर 9 आता है, तो पहले आपको 6 लिखना है, उसके बाद 9 लिखना है। तो इस तरीके से आपको ये कभी नहीं भूलोगे। फिर अगर लेट सपोज कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि 10⁻⁻18 था, 17 था, लेकिन आप याद करोगे नहीं, 6 को उल्टा करके लिखना, तो 6 को उल्टा करके 9 आएगा, तो 10⁻19। अब हम मेथड ऑफ चार्ज पढ़ते हैं कि कितने कितने मेथड से हम चार्ज को बना सकते हैं। चार्ज मतलब हम यही करते हैं ना कि चार्ज का गेन कितना हो रहा है या चार्ज का रिड्यूस कितना हो रहा है, जैसे आप कितना डिफिशियंसी हो रहा है चार्ज में, यही हम मेथड ऑफ चार्ज में पढ़ते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ मेथड चार्ज, ठीक है। पहला मेथड होता है फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन मेथड सुनते ही समझ में आ रहा है कि हम फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ते थे, उसमें घर्षण होता था, कुछ भी घर्षण के थ्रू। अगर घर्षण के थ्रू हमारा चार्ज का ट्रांसफर होता है, जैसे हम बचपन में मार्कर या कंघी को रब करते थे या बैलून को, तो क्या होता था कि रब करने के बाद हम छोटे छोटे कागज के टुकड़े आपस में चिपक जाते थे। क्यों चिपक जाते थे? क्योंकि घर्षण के थ्रू हमारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो। जैसे बल्ब, हम जैसे ही इसे अपने हेयर में घर्षण करेंगे तो क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन इस मार्कर के ऊपर आ जाता है, तो उसके थ्रू जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, वो मेथड को बोलते हैं फ्रिक्शन मेथड। दूसरा मेथड हम पढ़ते हैं इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में होता क्या है कि बिना टच किए हुए, अगर एक कोई चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास ले जाइए तो बिना टच किए हुए उसमें चेंजिंग आएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज एक रॉड है हमारा, और इसे मैं ये न्यूट्रल बॉडी है, तो ये कैसे, जैसे इसके पास हम लाएंगे न्यूट्रल बॉडी में चेंज क्या आएगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आने शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और ये यहाँ पे
पॉजिटिव आ जाएंगे। तो ये जो हो रहा है जिस मेथड से, इस मेथड को हम बोलते हैं इंडक्शन मेथड। और इसी में एक क्वेश्चन आता है कि लेट सपोज मुझे एक ऐसा बॉडी बनाना है जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक निगेटिव चार्ज हो, तो उसे कैसे जनरेट कर सकते हैं? तो उसमें आप सिंपली ये करो कि दो मेटल का रॉड लो, दो मेटल रॉड को आपस में चिपका दो, उसके बाद आप एक पॉजिटिव, सॉरी ये रॉड नहीं है, ये एक स्फेरिकल बॉल है, ये स्फेरिकल बॉल है जो मेटल का है, ठीक है। तो जैसे ही हम इसे फिर से लाएंगे स्फेरिकल बॉल के पास, तो क्या होगा, यहाँ पे इसके सारे जो इलेक्ट्रॉन है निगेटिव वाले यहाँ पे आने शुरू हो जाएंगे और इसके पॉजिटिव यहाँ पे शुरू हो जाएंगे आना। तो आप क्या करो, आप इसे पहले मत हटाओ, जैसे ये हुआ आप पहले निगेटिव पॉजिटिव वाले, लेट सपोज ये ए है और ये बी है, आप इसको हटा लो बी को, तो यहाँ जो बचेगा, ये जो बॉडी बचेगा ये पॉजिटिव वाला बचेगा, स्फेरिकल बॉल जो मेटल का है। और फिर अब आप इसे हटा लो, रॉड को इसे हटाओगे तो अब यहाँ पे बचेगा निगेटिव। तो देखो दो दो बॉडी मैंने बना ली, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, और ये जो प्रोसेस हुआ इसी को हम बोलते हैं इंडक्शन मेथड। अब तीसरा है कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड क्या है कि कांटेक्ट में आने के बाद चार्ज का ट्रांसफर, जैसे कोई एक बॉडी है उसको आप टच करो तब, जैसे यहाँ पे भी हम अगर एक न्यूट्रल बॉडी है और एक चार्ज बॉडी लाते हैं और इसको टच करते हैं, तो क्या होगा कि कुछ जो इलेक्ट्रॉन है इधर ट्रांसफर होने लगेंगे, इसी मेथड को बोलते हैं। इसको हम एक और मेथड एग्जांपल समझते हैं तो वो ज्यादा समझ आएगा। हम एक काम करते हैं, एक चार्ज पार्टिकल लेते हैं और एक न्यूट्रल बॉडी लेते हैं, या फिर दो चार्ज पार्टिकल ले सकते हैं, लेट सपोज ये 10 कूलम का ले लेते हैं और ये 5 कूलम का ले लेते हैं, और इसको हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। आपस में कनेक्ट कर दिए तो क्या होगा, जैसे ये पहले ओपन था और अभी हम इसको कनेक्ट कर दिए, तो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। ये तब तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा जब तक इसका पोटेंशियल सेम ना हो जाए, पोटेंशियल सेम ना हो, ठीक है। चार्ज सेम हो जाए ये जरूरी नहीं है, पोटेंशियल सेम होगा तब ये फ्लो होना बंद हो जाएगा। और ये जो मेथड होता है चार्ज का फ्लो होना, मतलब इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंसी या गेन करवाता है जिस वजह से, इसको हम बोलते हैं कंडक्शन मेथड। अब चौथा मेथड है चौथा मेथड है थर्मो आयनिक इमिशन। थर्मो आयनिक इमिशन, थर्मो का नाम सुनते ही कुछ आ रहा है कि थर्मो मतलब हीट, कुछ हीट होता है, तो इसमें हीट का ही होता है। अगर कोई मटेरियल को, कुछ मटेरियल को आप एक्सेसिव हीट कर दो और उसके वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगे, तो उसी को थर्मोइनिक इमिशन बोलते हैं। जैसे अभी तो एलईडी यूज कर रहे हैं, एलईडी से पहले 100 वाट का बल्ब जो आता था, वो जैसे 100 वाट का बल्ब ऐसा होता था, कुछ ऐसा होता था, और यहाँ पे एक टंगस्टन वायर ऐसे लगा होता था, ऐसे। तो जैसे ही हम इसमें करंट फ्लो कराते थे टंगस्टन वायर हीट होने लगता है। और टंगस्टन वायर इसलिए यूज कर रहे थे क्योंकि टंगस्टन का जो कैपेसिटी होता है बाकी मटेरियल से बहुत ज्यादा होता है हीट कैपेसिटी करने का। तो जैसे ही हम टंगस्टन यहाँ पे करंट फ्लो कराते हैं, ये टंगस्टन वायर हीट होने लगता है, और एक्सेसिव हीट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने लगता है। इलेक्ट्रॉन का जो बाहर निकलेगा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थर्मो आयोनिक इमिशन। अब पांचवा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक आप मटेरियल मेटल लो, उस मेटल में आप एक स्पेसिफिक एक फ्रीक्वेंसी का जो वेवलेंथ होता है वो अगर आप डालोगे इस पे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। और ये एक अलग चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और लाइट, क्योंकि लाइट बहुत कंट्रोवर्सी वाला टॉपिक रहा है कि वेव नेचर है या पार्टिकल नेचर है। पहले उसे पार्टिकल नेचर माना जाता था और ऐसा माना गया था कि ईथर एक मीडियम है, उसके थ्रू
लाइट ट्रेवल करता है, बट बाद में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ हाइगनबर्ग ये सब का, तो वहां से प्रूव हुआ कि लाइट एक वेव नेचर है। बट फिर अब आया कि पार्टिकल नेचर है कि नहीं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू ही बताया गया कि नहीं, लाइट पार्टिकल नेचर है। तो बाद में फिर उसका हुआ कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों है। उसको मैं किसी और वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे हम चार्ज पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो ये हमारा हो गया मेथड ऑफ चार्ज। एक होता है कि चार्ज जो ट्रांसफर होता है वो कितना होता है, उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब कि जैसे अगर कोई बॉडी है, ठीक है, आप इससे लेट सपोज 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालें, ठीक है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन इसमें गया, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन इसमें गया, तो ये पॉजिटिव बॉडी बन जाएगा। तो जो चार्ज ट्रांसफर होता है ना, इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, इससे इलेक्ट्रॉन निकला, तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन आधा टूट के निकलेगा या 1/3 निकलेगा। अभी तक जितना 12th में है इसका कॉन्सेप्ट, उसमें चार्ज हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी कि इंटीजर में निकलेगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला होता है Q = Ne, ठीक है। तो हम इससे ये निकाल सकते हैं ना कि एक बॉडी से इस बॉडी में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, ये बताओ। अगर मुझे बता दे कि चार्ज इतना फ्लो है, तो मान लो लेट सपोज हमें Q का वैल्यू दे रखा है 2 × 10⁻⁻19 दे दिया है, Q = कि इतना जो है चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन का मुझे पता है। इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन का जैसा बताया था मैंने +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहां से इसका वैल्यू पुट कर दो, Q = यहाँ पे क्या करेंगे हम, सिंपली 3.2 × 10⁻⁻19 n का वैल्यू नहीं पता, इलेक्ट्रॉन का पता है मुझे, 0.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे ना कि इसको सॉल्व करो आप, ठीक है। सॉल्व जब करोगे तो जो भी वैल्यू, अभी तो जो भी वैल्यू है, लेट सपोज इसमें वैल्यू आता है इंटीजर। इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसा वैल्यू आता है, 0 भी आ सकता है, तब ये वैलिड होगा, वैलिड होगा। लेकिन मान लो n का वैल्यू आता है 1.2, तो 1.2 इलेक्ट्रॉन ऐसा ट्रांसफर नहीं होता है, जैसा मैंने बताया इंटीजर में होगा 1.5, तो आप सीधा बोलोगे ये वैलिड नहीं है। जैसे 1 2.2 1.3, तो ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कूलम्बिक फोर्स का। कूलम्बिक फोर्स आपको सुनते ही ये दिमाग में आना चाहिए कि ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है, ना कि वो रॉड या फिर आप स्फेरिकल बॉल ले आओ। जैसे कूलम्बिक फोर्स इसमें पढ़ते हैं, तो वो 2 पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है, कूलम्ब्स लॉ, उसी को बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ 2 पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होते हैं। जैसे लेट सपोज एक पॉइंट चार्ज है Q1 और एक पॉइंट चार्ज है Q2, प्लस है, ये प्लस है, ठीक है, और इसका डिस्टेंस जो है ये r है। तो जैसा ये होता है, इसका एक नेचर यही है कि अगर पॉजिटिव, अगर लाइक चार्ज है तो वो रिपेल करेगा, और अनलाइक चार्ज है तो वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, ये Q इस पे देखें हम, इस पॉइंट पे, तो ये इधर इसको रिपेल करेगा F से, लेट सपोज F4 से किया, तो हमारा जो F होता है प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 का, और F होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। अब कभी भी कोई भी इक्वेशन में आप प्रोपोर्शनल साइन हटाते हो तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लिखते हैं K,
F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे K का वैल्यू है हमारा 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 9 इंटू 10 टू द पावर 9। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि K का यूनिट कैसे निकालेंगे, क्या होता है। मैंने यूनिट नहीं लिखा है अभी, पर आप यूनिट निकाल सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होता है ना कि आप 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन ऐसे ही हटा सकते हो यूनिट एंड डायमेंशन देख के, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूनिट एंड डायमेंशन। तो अभी अगर मान लो हम पूछा जाए कि K का यूनिट क्या होगा, तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो हम K इक्वल टू लिख सकते हैं फोर्स आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। ठीक है, तो फोर्स का होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम का होता है C इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे C स्क्वायर रखेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में न्यूटन का भी वैल्यू पुट करना होता है, जैसे यूनिट, तो F इक्वल टू होता है MA। ठीक है, मास का तो केजी पता है, तो आप MA को क्या लिख सकते हो, V इंटू टी, और V को क्या लिख सकते हो, M इक्वल टू एक्स अपॉन टी स्क्वायर। सिंप्लीफाई हो गया F का पूरा। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, तो आप लिख सकते हो केजी मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो यहाँ पे K का वैल्यू पुट कर दो, यहाँ हो जाएगा केजी एम, 1 मीटर ये Q हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स स्क्वायर और कूलम इनवर्स, ये हो गया हमारा यूनिट। इतना सिंपल है, आप इसको देख के कर सकते हो कि K का इतना वैल्यू है कि नहीं, 4 ऑप्शन, फिर आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो गया। और अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है और कैसे उसको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, लेट सपोज मैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेता हूं। ठीक है, ये मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया। इक्विलैटरल ट्रायंगल सुनते ही आपको आगे में ये आना चाहिए, इसका ये नेचर होता है कि सारे जो एंगल होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं और जो इसका लेंथ होता है वो सेम होता है। लेट सपोज मैं इसको x माना, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये 60, ये 60, ये 60, तो इसको मानते हैं हम a, इसको मानते हैं हम b और इसको मानते हैं c। ये पॉजिटिव क्यू है, ये भी पॉजिटिव क्यू है, ये भी पॉजिटिव क्यू। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि c पे बताए एफ नेट क्या होगा। एफ नेट मतलब सी पे लगने वाले सारे चार्ज, तो हम एक एक करके देखते हैं कि सी पे क्या होंगे। तो आप पहले देखो, ए के द्वारा प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये रिपेल करेगा, इधर एक फोर्स लगेगा एफ। अब वी वाले का देखते हैं सी पे, तो ये भी एक पॉजिटिव है तो इसके तरफ ये लगेगा एफ। और एफ एफ सेम इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे चार्ज भी सेम है और इसका डिस्टेंस भी सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। एफ इक्वल टू हो गया के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ठीक है, और ये अब इसका जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में एक होता है तो ये 60 डिग्री है। अब हम इसका एफ नेट निकाल लेंगे ना, तो हमारा एफ नेट निकल जाएगा। तो एफ नेट निकालने का फॉर्मूला होता है एफ नेट इक्वल टू अंडर रूट वेक्टर लॉ से आप F1 F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है वेक्टर एडिशन लॉ में। अब आप इसका वैल्यू पुट कर दो, तो F1 F2 सेम ही है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं f का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 60 डिग्री, और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू 1/2, जिसे मैंने बताया 1/2 होता है इसका। तो यहाँ पे आप ये 2 कट गया तो बचेगा ये 3f स्क्वायर, इसको बाहर निकालोगे तो √3f। अब बोर्ड एग्जाम में या कहीं भी ऐसे आंसर नहीं होता है, आपको f का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, वो आंसर होगा आप √3 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर ये हुआ आपका। ठीक है, एफ नेट इक्वल टू √3 क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये हमारा हो गया। अब हम एक और क्वेश्चन इसी में देख सकते हैं कि अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल को चेंज कर दे, जैसे लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं,
ये मैं यहाँ माइनस क्यू कर दिया, ये प्लस क्यू कर दिया, और यहाँ पे मैंने प्लस क्यू कर दिया। ये ए है, ये बी है, और ये सी है। तो फिर पूछ रहा है ए बी सी है। देखो अब यहाँ पे एक काम करते, इसी में बता देता हूं मैं। अभी हम सिर्फ सिंपली क्या किए ना, ए वाले को निगेटिव कर दिए। तो अब हमको देखना है कि इसमें क्या बदलाव आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ए निगेटिव हो गया हमारा, ए निगेटिव और ये पॉजिटिव। तो हम अभी मैंने पढ़ा था कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते, तो ये यहाँ से यहाँ ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये रिपेल करेगा। तो ये 60 है, और ये पूरा होता है, और तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा होता है 180। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 60 डिग्री 120 डिग्री। तो इसका जो वैल्यू आया 120 डिग्री आया। तो अब हम इसका फिर से एफ नेट निकाल लेते हैं। एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस 120 डिग्री। यहाँ एंगल आपको समझ आया ना, जैसे ये पूरा स्ट्रेट लाइन जो होता है वो 180 डिग्री होता है, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री होगा। तो 180 में माइनस 60 घटाएंगे तो 120, तो ये 120 डिग्री बचे। अब हम इसका वैल्यू पुट कर देते हैं 120 का। तो एफ तो सेम ही है, एफ सेम है। अब हम कॉस 120 डिग्री निकालने का दो तरीका है। ठीक है, आप एक तरीका ऐसे निकाल सकते हो कि कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो कॉस 90 प्लस 30 डिग्री इक्वल टू होगा माइनस साइन 30 डिग्री। इसका वैल्यू होगा -1/2। एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका और है, जब आपने मैथमेटिकल पढ़े होगे तो ये बताया होगा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये ऐसे, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट माना जाता है, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट माना जाता है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो इसका मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं कि कौन सा कोऑर्डिनेट में कौन सा पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है। तो आप सिंपली लिखो ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है, अब हम हर एक वर्ड का पहला अक्षर पकड़ेंगे। पहला ए मतलब ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, कॉट सारे पॉजिटिव। अब ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब हम दूसरा आए तो सेकंड कोऑर्डिनेट है शुगर यानी कि साइन कॉस, साइन और कॉसिक इसमें पॉजिटिव होंगे। और टी मतलब टैन, थर्ड कोऑर्डिनेट में टैन कॉट जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। और सी मतलब कॉस और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट हुआ, फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हम 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता है क्या है, 1/2। अब मैंने पूछा 120 का, तो 120 का यही वैल्यू होता है 60 पे। इसका अगर दुगना है तो 60 का, तो 120 का आपको पता है 1/2 होगा। लेकिन अब साइन भी देखना होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव। तो यहाँ पे देखो क्या है, सेकेंड में कॉस पॉजिटिव हो रहा है या निगेटिव हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, तो निगेटिव। तो यहां से आप ये भी निकाल सकते हो, याद कर सकते हो, दोनों में से कोई भी आप रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं आप वैल्यू पुट कर देता हूं सभी का। तो ये हो गया एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस, इसका वैल्यू पुट कर देता हूं -1/2। सो अंडर रूट 2f स्क्वायर, 2 कट गया, माइनस एफ स्क्वायर बचा एफ स्क्वायर। सो एफ नेट का वैल्यू आ गया एफ इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसका एक और एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है कि अगर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल ना लेके स्क्वायर ले ले तो क्या हो जाएगा। आप इसमें क्या कर सकते हो, और अपने मन से भी आप इस क्वेश्चन का एग्जांपल बना सकते हो। 2 निगेटिव कर दो, 1 पॉजिटिव कर दो। और अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर लेते हैं। एक स्क्वायर है, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू,
ये भी प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। पूछ रहा है डी पे एफ नेट क्या होगा। तो डी पे एफ नेट निकालने के लिए हम डी पे देखेंगे कि जो चार्ज, कौन कौन से चार्ज उस पे फोर्स लगा रहे हैं। तो एक एक करके सब देखते हैं। पहले बी का देखते हैं। ये बी वाला, बी वाला क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो ये इधर रिपेल करेगा। रिपेल किया मतलब ये एफ, ठीक है। हम और एफ एफ और ये अब सी पे देखते हैं। बी पे देख लिया मैंने, डी पे एफ लगाया, रिपेल किया। अब सी पे देखो, अब सी भी पॉजिटिव, डी भी पॉजिटिव, तो ये इधर रिपेल करेगा एफ, ठीक है। दोनों एफ लिखा, क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई, लेट सपोज एक्स मान लेते हैं इसका डिस्टेंस, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एफ क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। और अब ये भी चार्ज जो है ए वाला इस पे लगाएगा, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन मतलब कितने डिग्री पे, 45 पे, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये 45 होगा, तो ये भी 45 होगा। तो यहाँ पे, और ये जो पूरा है ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये एल है, ये एक्स है। तो हम जो हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला होता था, पढ़ते थे, एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। बेस और परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ठीक है। तो हमारा p कितना है, एक्स स्क्वायर है, b भी एक्स स्क्वायर है, तो h इक्वल टू हो जाएगा 2x स्क्वायर अंडर रूट, सो अंडर रूट 2x, ये वैल्यू आ गया। तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये f इक्वल टू हो जाएगा k क्यू स्क्वायर, चार्ज सेम है, क्यू है, और ये हमारा h जो इसका डिस्टेंस है ये इतना है x रूट 2, तो ये वाला डिस्टेंस लेना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जब वैल्यू पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये वाला वैल्यू देखो ये कितना है, ये f के बराबर नहीं है, ये वाला, ये वैल्यू। तो आप लिख सकते हैं f/2, ये f नहीं होगा, इसको हम f डैश कर देते हैं क्योंकि वो चेंज है ना। अब इसको हम f/2 कर सकते हैं। तो अब हम इस तीसरा को भी छोड़ देते हैं, इसको और इसको देखते हैं, f नेट निकाल लेते हैं। तो cos 90 का वैल्यू आपको पता होगा कितना होता है, cos 90 का वैल्यू होता है 0। तो जैसे ही आप इस फॉर्मूला में लगाओगे एफ नेट इक्वल टू अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा, तो ये वैल्यू तो 0 होगा, तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो बचेगा सिर्फ ये, दोनों सेम f फोर्स ही है, f सेम फोर्स है, तो f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, ये कितना बचेगा, ये हो जाएगा f रूट 2। ये पूरा नहीं है, ये क्या हम करते हैं ना, f डैश नेट बोल देते हैं इसको, क्योंकि ये पूरा f नेट नहीं है। अभी एक और फोर्स है ना, ये देखो f2 वाला। तो अब आप इसको सिंपली ऐड कर दो, एक फोर्स यहाँ है, एक फोर्स यहाँ है, तो हम f नेट अब निकालेंगे। f नेट इक्वल टू होगा f/2 प्लस f रूट 2, f कॉमन ले लेते हैं, 1/2 प्लस रूट 2। सो f का वैल्यू, आप कभी भी आंसर ऐसे मत छोड़ दो। अब f का वैल्यू भर देंगे, k क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 1/√2 प्लस रूट 2। और कभी कभी क्वेश्चन में क्या रहेगा कि r का वैल्यू दे रखा है, q का वैल्यू पता है आपको, इलेक्ट्रॉन दे रखा है, पुट कर दो, वैल्यू सॉल्व कर लो, वो आंसर हो जाएगा। इसी में हम और क्वेश्चन आगे देखते हैं कि हम क्या करेंगे कि स्क्वायर में चार्ज का वैल्यू बदल देंगे।